हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम का पहला वीडियो। देखिए, इसके बहुत सारे वीडियो कवर होंगे क्योंकि बहुत सारे डिडक्शन है। तो आज हम डिटेल में डिडक्शन एटीसी का पार्ट कवर करेंगे, पर उससे पहले बेसिक रूल्स इसके देख लेते हैं। जिसमें फर्स्ट क्या बोल रहा है, डिडक्शंस नॉट अवेलेबल फ्रॉम डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A आर नॉट अवेलेबल फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A। जिसका मतलब क्या हो गया, जिस पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जनरली चार्ज होता है, ऐसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरी, रेस, क्रॉसवर्ड पजल, गैम्बलिंग, बैटिंग, जनरली ये सारा पार्ट आपने कवर किया था। तो देखिए, आपको बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स की रेट होती है वो 20% या 10% जनरली ये वाली कवर होती है, जो कि आपने कैपिटल गेन वाले पार्ट में भी कवर करी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 15% का पार्ट होता है, कैजुअल इनकम पे 30% टैक्स रेट का पार्ट होता है। तो जब भी आप एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन लेते हो और ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट कवर करते हो, तो आपको पता है कि उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी आता है, कैजुअल इनकम का भी पार्ट आता है। तो आपको उनको हटा देना है और बाकी पार्ट को देखते ही एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन का पार्ट कवर करना है। ठीक है, तो इस केस में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को नहीं लेना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को नहीं लेना, और कैजुअल इनकम में जो विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कार्ड गेम, हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड पजल, गैम्बलिंग, बैटिंग, ये सारा पार्ट जो कवर है उससे रिलेटेड पार्ट को आपको नहीं लेना। तो यहाँ पे यही लिमिट ऑफ डिडक्शन के लिए कह रखा है। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू भी कवर कर रखा है, तो आगे आपको पता चल जाएगा और ये पूरा पार्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A कैन नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ असेसी एक्सक्लूडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो आपको इनको हटा देना है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के पार्ट को हटा देना है, कैजुअल इनकम से रिलेटेड पार्ट को हटा देना है, और जो इनकम सेक्शन 115A, 115AB, 115AC और 115ACA एटसेट्रा इसमें अगर दे रखी है तो उनको आपको हटा देना है। और उसके बाद आपको एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन को लेना है ग्रॉस टोटल इनकम तक के पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं, देखिए आपको दिख रही है ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रॉस टोटल इनकम को हमने सब डिवाइड कर दिया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर्ड अंडर सेक्शन 111A, जिस पे 15% से अलग से टैक्स लग जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 10% का पार्ट हो जाएगा, कैजुअल इनकम, लॉटरी, ये सब की बात कर रहा है तो उस पर 30% का पार्ट हो जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग इनकम बचेगी उस पर स्लैब रेट का पार्ट है। और उसके अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे दे रखा है डिडक्शन एटीसी से लेके एटीयू, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, चैप्टर 6A की, और आपको पता है कि उसमें एटीसी से एटीयू की डिडक्शन कवर होती है। तो देखिए, यहाँ पे सारी जगह डैश 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 था, इन पे डिडक्शन नहीं मिली, बाकी रिमेनिंग इनकम जो बची उस पर डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, तो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन कहाँ तक मिलेगी, रिमेनिंग इनकम ऑफ जीटीआई तक मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती है, याद रखना। और स्लैब रेट का पार्ट उसके बाद में अप्लाई हो जाएगा, वही जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है आपको पता है, उसके बाद जनरली स्लैब रेट अप्लाई हो जाती है, जो 5%, 20%, 30% आपको पता ही है। फिर देखिए, यहाँ पे यही बोल रहा है, डिडक्शन मस्ट बी क्लेम्ड, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A शैल बी अवेलेबल ओनली इफ द असेसी क्लेम्स फॉर इट। तो अगर असेसी क्लेम नहीं करता तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर देखिए क्या बोल रहा है फोर्थ पॉइंट में, डबल डिडक्शन नॉट परमिसिबल। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपने एटीसी से एटीयू की डिडक्शन ले ली, यानी चैप्टर 6A के किसी भी सेक्शन की डिडक्शन ले ली, चाहे वो देखिए एटीसी से एटीयू की आपकी अलग अलग सेक्शन की आपको डिडक्शन मिल गई हो, लेकिन फिर आप किसी दूसरे अदर सेक्शन की डिडक्शन नहीं ले सकते। यानी चैप्टर 6A के एटीसी से एटीयू की डिडक्शन लेने के बाद किसी और अदर हेड के जो सेक्शन है उसकी आप डिडक्शन नहीं ले सकते। तो बोल रहा है, वेयर डिडक्शन अंडर एनी सेक्शन ऑफ चैप्टर 6A हैज बीन क्लेम्ड देन द सेम शैल नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन इन एनी अदर सेक्शन। ठीक है, तो देखिए कोई क्वेश्चन आएगा उसके थ्रू कवर हो ही जाएगा पार्ट, क्योंकि मैंने बीच बीच में बहुत सारे एग्जांपल भी कवर किए। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया कि ग्रॉस टोटल इनकम आपकी आती है, उसको आप सब डिवाइड करते हो, जिसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे अलग टैक्स रेट लगता है, एलटीसी पे अलग लगता है, कैजुअल इनकम पे आपको पता है अलग 30% लगता है। बाकी जो रिमेनिंग इनकम है जीटीआई की, उस पर डिडक्शन का पार्ट आता है, याद रखना, एटीसी से एटीयू का। तो जनरली इन जो पर्टिकुलर पार्ट पे दे रखा है, इन तीनों पर डिडक्शन का पार्ट एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आपकी जो भी एप्लीकेबल टोटल इनकम आती है उस पर जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट है, जो भी स्लैब रेट है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाती है। ठीक है, और देखिए असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा और डिटेल में पार्ट पता चल जाएगा। और अगर आपको कैपिटल गेन की टैक्स रेट कवर करनी है तो कैपिटल गेन के हेड में कवर कीजिए, नहीं तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में भी मैंने टैक्स रेट कवर की हुई है। मैं तभी जल्दी जल्दी आपको ये पार्ट बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि जब भी इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो मोस्टली क्या आते हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, एटीसी, एटीयू, एटीडीडीबी, एटीडीडी, एटीट्रिपल-सी, जनरली उनके नाम दे देगा कंफ्यूज करने के लिए, सेम टू सेम, और उसके पास में क्या कर देगा, 4 उनसे रिलेटेड ऑप्शन दे देगा और आपको क्या करने पड़ेंगे, मैच करने पड़ेंगे। जनरली यही इसमें ज़्यादातर कवर हो जाता है। ठीक है,
टाइप्स ऑफ डिडक्शंस में देखो क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड और इनकम बेस्ड। यहाँ पे जनरली क्या बोल रहा है, इनकम बेस्ड का तो मतलब क्या होता है कि पहले आपने अपनी जो भी पर्टिकुलर हेड की इनकम है उसमें इंक्लूड किया हुआ है, उसके बाद आपको डिडक्शन मिल रही है। जबकि इन्वेस्टमेंट बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है, सर्टेन पेमेंट्स किए हैं, जिसकी वजह से आपको डिडक्शन मिल रहा है। जैसे आपने LIC का प्रीमियम पे किया है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके एग्जाम्पल बोल रखे होंगे कि आपने बॉन्ड्स, डिबेंचर किसी पर्टिकुलर जो अलाउ कर रखे डिडक्शन के फॉर्म में वो आपने खरीदे हैं, तब जाके ये एक तरीके से आपकी ये इन्वेस्टमेंट बेस्ड हो गए हैं। तो एक एक करके कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें ATC का पार्ट, जिसमें क्या बोल रहा है, डिडक्शन ऑफ पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम, डेफर्ड एन्युटी कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF, सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर और डिबेंचर, सेक्शन ATC। अब क्या क्या क्राइटेरिया है वो तो बहुत सारे इसमें पार्ट है, एक एक करके कवर होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है, एलिजिबल असेसी कौन है। देखिए सेक्शन ATC के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल या HUF एलिजिबल एसएससी है, जो कि रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। कह रहे हैं ना R/NR, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। डिडक्शन क्या मिलेगी, अमाउंट इन्वेस्टेड और पेड और 1,50,000 विच इज लोअर। यहाँ पे ये बोल रखा है। अब देखिए मैंने क्या बताया कि अभी तो आप ये पर्टिकुलर पॉइंट देख रहे हैं, लेकिन जैसे एग्जाम्पल कवर करेंगे तब जाके आपको पता चल जाएगा। चलिए शॉर्ट में जैसे मान के चलिए कि आपने खुद की LIC करवा दी, और ये बोल रहा है कि जो अलाउ का पार्ट है वो तो हम कवर करेंगे ही करेंगे कि जनरली कितना पार्ट अलाउ होगा, मैक्सिमम अमाउंट जो कि डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। मान के चलिए कि आपका 40,000 का पार्ट एलिजिबल है, और जनरली कोई भी आपने सेक्शन ATC के अकॉर्डिंग डिडक्शन नहीं ले रखी, यही आपने 40,000 ले रखी है। तो 40 और 150 विच इज लोअर 40,000, ठीक है। आगे और भी डिटेल पार्ट कवर होगा, अलग अलग सेक्शन से रिलेटेड और कंबाइंड पार्ट भी आएगा। तो इसलिए क्या होगा कि उसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आज तो ATC का पार्ट ही कवर हो पाएगा। तो यहाँ पे डिडक्शन याद रख लेना, अमाउंट इन्वेस्टेड और पेड। तो टोटल मिला के देखेंगे सारे के सारे जो कि एक एक करके कवर हो रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर बोल रखा है और मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलेगी वो 150 तक मिलेगी, और 150 विच इज लोअर। तो मैक्सिमम कितनी है, 150 तक की है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेचर ऑफ पेमेंट, इन्वेस्टमेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC। उसमें पहला क्या दे रखा है, प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल हिमसेल्फ, स्पाउस, जैसे हस्बैंड है तो उसकी वाइफ, ठीक है, वाइफ है तो उसका हस्बैंड, एनी चाइल्ड ऑफ सच इंडिविजुअल, जिसमें वो माइनर भी हो सकता है 18 से कम एज का, मेजर भी हो सकता है 18 उससे ज़्यादा की एज का, मैरिड, सिंगल, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, यानी खुद अर्न करता है, सेल्फ अर्न है, या वो अपने फादर पे या मदर पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है प्रीमियम पेड ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द लाइफ ऑफ, तो किसकी लाइफ पर, खुद की लाइफ पर, फिर पति है तो पत्नी की लाइफ पर, बच्चों की लाइफ पर, यही बोल रहा है। इंडिविजुअल क्या कर रहा है, अपने बच्चों की लाइफ पर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, जिसमें बच्चे कोई भी हो सकता है, माइनर, मेजर, मैरिड, सिंगल, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। और HUF के केस में क्या है, प्रीमियम जो भी वो पे कर रहा है वो फैमिली मेंबर की लाइफ पे पे कर रहा है। नोट, दिस विल इंक्लूड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एंड एंडोमेंट पॉलिसी ऑल्सो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट डिडक्शन के लिए कितना एलिजिबल है वो तो जनरली आपने पहले भी कहीं कवर किया होगा, और इसके अलावा मैंने मैच्योरिटी अमाउंट वाला पार्ट भी आपको, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, या जहाँ तक मुझे ध्यान है एग्जेम्प्टेड इनकम, हाँ एग्जेम्प्टेड इनकम में मैंने आपको कवर करवा दिया था। तो एक बार वहाँ मैच्योरिटी का अमाउंट जाके देख लेना, नहीं तो यहाँ से भी आप कवर कर सकते हो, यहाँ भी मैंने कवर किया हुआ है। तो देखिए इसमें जनरली देखिए क्या बोल रखा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रीमियम एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन ATC पॉलिसी इशूड अप टू 31 मार्च 2012 ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2012-13 ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013। तो देखिए सिर्फ ये क्या हो गया कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उसकी वजह से थोड़ा 15% का पार्ट आ गया, नहीं तो 20% था और 10% था। अप टू 31 मार्च 2012 20% था मैक्सिमम डिडक्शन, जो कि सम अश्योर्ड का है। याद रखना कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो एलिजिबल है डिडक्शन के लिए वो कितना है, जो भी सम एश्योर्ड करा रखा है, जितने का इंश्योरेंस ले रखा है उसका 20%, ठीक है, वो डिडक्शन के फॉर्म में अलाउबल है। 31 मार्च 12 तक की जनरली प्रीमियम की बात कर रहा है। उसके बाद देखिए क्या बोल रखा है कि ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2012-13 ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2013। तो यहाँ पे जो डिसेबल पर्सन है उसके लिए 12-13 के लिए 10% हो गया, और उसके बाद क्या हो गया 15% हो गया, और यहाँ पे बाकी अदर पर्सन के लिए तो वो 10% ही है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि अप टू 31 मार्च 2012 20% है, और उसके बाद 10% है, ठीक है, मैक्सिमम डिडक्शन। लेकिन अगर वो डिसेबल्ड पर्सन है जो कि सेक्शन 80U के अकॉर्डिंग है या 80 DDB के अकॉर्डिंग वो स्पेसिफाइड डिजीज से ग्रसित है, उससे सफ़र कर रहा है, तो उस केस में 12-13 के लिए तो 10%, और उसके बाद 1 अप्रैल 13 से अब वो 15% हो गया,
ठीक है, मैक्सिमम डिडक्शन। अब एटीयू की डिडक्शन क्या है वो आपको बता देता हूँ कि जनरली ये बोल रहा है कि अगर आप मिनिमम 40% किसी भी चीज़ से ग्रसित हैं, जो कि मैं आपको बीमारी के नाम बता देता हूँ, जैसे ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी कुछ होती होगी, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म, सेरेबल पॉल्सी, इस तरीके से दे रखे हैं एटीयू। अब देखिए ये भी मैं रीड करके बता रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको इस टाइप की बीमारी देखने को मिल जाएगी, यानी इनके नाम आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे ही 80 डीडीबी का पार्ट दे रखा है, तो उसमें भी क्या दे रखा है, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर, थैलसीमिया जिसमें दे रखा है हीमोफीलिया, एड्स जो कि आपको पता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहलाता है, फिर मैलिग्नेंट कैंसर कुछ होता है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ होती है वो इसमें है। इसके अलावा मोटर न्यूरॉन डिजीज़ हो गई, कोरिया हो गई, एफसिया हो गया, डेमेंशिया हो गया, पार्किसंस डिसीज़ हो गई, इस तरीके से बहुत सारी डिजीज़ दे रखी है जो कि 80 डीडीबी में आ जाती है, जो कि स्पेसिफाइड डिजीज़ कहलाती है। तो अगर कोई भी पर्सन इससे सफ़र है और जनरली उसका प्रीमियम पे किया जा रहा है, तो सम अश्योर्ड का 15% अलाउड हो जाएगा 1 अप्रैल 13 या उसके बाद, और बाकी अदर पर्सन के लिए तो वो 10% ही रहेगा, और बीच में अगर 12-13 के दौरान है तो 10% ही, और उससे पहले तो 20% सारे पर्सन के लिए याद रखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है आगे, एग्जम्पशन ऑन रिसिप्ट ऑफ मैच्योरिटी अमाउंट फ्रॉम एलआईसी। अब देखिए आपको अभी ऊपर जो आपने पढ़ा तो वो तो जनरली क्या था कि प्रीमियम का मैक्सिमम डिडक्शन मिल रहा है। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में एग्जम्प्टेड इनकम में, इसमें क्या बताया था कि एलआईसी से जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है तो जनरली वो एग्जम्प्ट होता है। अब वो कौन कौन सा होता है, तो आपको पता है कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट एग्जम्प्ट नहीं होता, 80 DD3 के अकॉर्डिंग जो सम मिलता है वो एग्जम्प्ट नहीं होता, लेकिन जो डेथ पे मिल गया वो जनरली एग्जम्प्ट है, और इसके अलावा बिना डेथ के भी जो अमाउंट मिला अगर वो लाइफ पे है तो वो कैसे कैसे एग्जम्प्ट है, जनरली यही पार्ट इसमें दे रखा है। और एक और चीज़ ये बताना भूल गया, नोट में क्या दे रखा है, सम अश्योर्ड शैल नॉट इंक्लूड एनी बोनस और प्रीमियम एग्रीड टू बी रिटर्न। ठीक है, बोनस या प्रीमियम जो भी इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है कि आपको रिटर्न कर देंगे, वो जनरली इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब देखिए ए पॉइंट में क्या बोल रखा है, मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव्ड इंक्लूडिंग बोनस अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट एग्जम्प्ट इफ प्रीमियम पेड फॉर एनी ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसी एक्सीड स्पेसिफाइड परसेंटेज गिवन इन सेक्शन 80C। अब देखिए आपको ऐसे जनरली समझ में नहीं आया होगा, जैसे मैंने इसको रीड किया होगा, तो आप पिछली जो एग्जम्प्टेड इनकम की पीडीएफ है उसके थ्रू जा सकते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। वहाँ पे मैंने बताया था मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जनरली क्या बताया था मैंने, एग्जम्प्ट होता है। 2 केसेस में मैंने आपको बताया टैक्सेबल है, जो कि अभी भी आपको मैंने नाम बताया। उसके बाद मैंने बताया कि अगर जनरली पर्सन की डेथ हो गई, उसमें अगर मैच्योरिटी का अमाउंट मिला है तो वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होता है, जिसको भी ये मिलता है वो पूरा का पूरा उसके हाथ में एग्जम्प्ट हो जाता है। वैसे ही एनी अदर पॉलिसी नॉट रिसीव्ड ऑन डेथ ऑफ पर्सन, उसमें क्या बोल रखा है, इशूड बिफोर 1 अप्रैल 2003 फुली एग्जम्प्ट है। फिर इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2003 बट बिफोर 1 अप्रैल 2012, तो आपको पता है कि अभी हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलती है वो कितने की मिलेगी, 20% प्रीमियम की मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी, जो भी सम एश्योर्ड कर रखा है। तो बोल रहा है एग्जम्प्ट कब होगा, इफ़ प्रीमियम इज़ लेस देन और इक्वल टू 20% ऑफ सम एश्योर्ड। तो जो सम एश्योर्ड कर रखा है, जो इंश्योरेंस कर रखा है, उसका अगर 20% से ज़्यादा बनता है तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो 20% या उससे कम ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी कितने की, 20। तो 20% या उससे कम की डिडक्शन मिलेगी, उससे ज़्यादा की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैच्योरिटी पर जो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा, ठीक है, मैच्योरिटी पर जो भी डिडक्शन का अमाउंट, सॉरी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो भी अमाउंट मिलेगा वो एग्जम्प्ट कब होगा, अगर इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम का अमाउंट है वो 20% या उससे कम है। फिर अगर इशूड की गई ड्यूरिंग 12-13, तो आपको पता है कि उस केस में एग्जम्प्ट इफ़ प्रीमियम इज़ लेस देन और इक्वल टू 10%। सेम उसी की तरह जो आपने प्रीमियम का अमाउंट देखा था, इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2003 फॉर डिसेबल्ड पर्सन, उस केस में क्या बोल रहा है, एग्जम्प्ट इफ़ प्रीमियम इज़ लेस देन और इक्वल टू 15% ऑफ सम एश्योर्ड। और बाकी के लिए याद रखना 10% ही है, क्योंकि जनरली जो ये दे रखा है 1 अप्रैल 13 उसके बाद, वो डिसेबल्ड पर्सन के लिए ही है। ठीक, तो यहाँ पे यही बोल रखा है, आप पढ़ के देख लीजिए कि यहाँ पे बोल रहा है कि एग्जम्प्ट कब नहीं होगी, एक बार पेन ले लूँ, एग्जम्प्ट कब नहीं होगी, इफ़ प्रीमियम पेड फॉर एनी ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी की टर्म के दौरान अगर जो प्रीमियम पे किया है वो जो स्पेसिफाइड ऊपर परसेंटेज दे रखी है 20, 10, 15, अगर उनसे ज़्यादा हो जाता है तो, ठीक है, समझ गए। फिर देखिए यहाँ पे ये भी अभी हमने कवर किया कि मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ पॉलिसी इशूड बिफोर 1 अप्रैल 2003 ऑलवेज एग्जम्प्ट, तो उसमें जनरली वो 20, 10, 15 का क्राइटेरिया देखने की जरूरत नहीं है। फिर एनी सम रिसीव्ड अंडर सेक्शन 80 DD3 एंड कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी नॉट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D,
अब देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पिछली वीडियो का एग्जेम्प्टेड इनकम का पार्ट कवर कर लीजिए, उसमें समझ में आ जाएगा। तो याद रखना कि जो मैं पर्टिकुलर पॉइंट बता रहा हूँ कि जो मैक्सिमम डिडक्शन मिल रही है वो तो एक तरीके से मैच्योरिटी के अमाउंट की नहीं है, वो जनरली आपको पता है कि जो सम एश्योर्ड करा रखा है उससे रिलेटेड है। मैच्योरिटी अमाउंट तो एग्जम्प्ट कब है, जब आपको एलआईसी का पैसा मिल जाता है, मैच्योरिटी पर मिल जाता है, या किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसको मिल जाता है, तो जनरली आपको यानी उनके फैमिली मेम्बर को मिल जाता है, तो जनरली वो एग्जम्प्ट कहलाता है। आपको पता है 1 अप्रैल 3 से पहले की पॉलिसी है, तो उस केस में तो पूरा का पूरा अमाउंट वैसे ही एग्जम्प्ट होगा, कंडीशन फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो हर साल की डिडक्शन मिलती है तो वो कैसे मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक तो मैच्योरिटी हुई ही नहीं है, तो उस केस में हमने क्या कवर किया कि 20% की मिलेगी, 10% की मिलेगी, या डिसेबल्ड पर्सन है तो उस केस में 1 अप्रैल 13 है उसके बाद 15% की मिलेगी। जनरली ये हमने कवर किया, तो यही देख रहे हैं एग्जाम्पल में। देखिए क्या बोल रहा है, कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर असेसमेंटेड 2021 ऑन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय मिस्टर जी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920। डेट ऑफ इशू ऑफ पॉलिसी, अब देखिए 1 अप्रैल 2011, तो उसने खुद पे ली है, पर्सन इंश्योर्ड सेल्फ। सम एश्योर्ड कितना दे रखा है, सम एश्योर्ड है 3 लाख रुपीज़ का। प्रीमियम पेड इन प्रीवियस ईयर 1920 40,000। तो देखिए आपको पता है कि अगर 31 मार्च 2012 तक की पॉलिसी है, खुद पे ली है, स्पाउस पे ली है, या जो भी सन है एक तरीके से, चाहे माइनर हो, चाहे मेजर हो, चाहे मैरिड हो, चाहे सिंगल हो, चाहे डिपेंडेंट हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, उन पे ली है, तो जनरली मैक्सिमम डिडक्शन अलाउ होती है, जो कि कितनी होगी आपको पता है कि 31 मार्च 2012 तक की अगर पॉलिसी है तो उस केस में जो भी सम एश्योर्ड करा रखा है उसका 20%, तो 3 लाख का 20%, जबकि प्रीमियम कितना है 40, तो मैक्सिमम डिडक्शन 20% है, तो आपको पता है कि 40,000 पूरी की पूरी अलाउड हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये डिडक्शन दे रखी है, यहाँ पे यही बोल रखा है कि प्रीमियम पेड किया और 3 लाख का 20% तक रेस्ट्रिक्ट है। ठीक, तो मैक्सिमम 20% है, तो आप देख सकते हो कि 40,000 पूरी की पूरी मिल जाएगी। फिर देखिए स्पाउस के केस में 1/5/2014 को ली हुई थी, जो कि आपको पता है कि 1 अप्रैल 2013 ये उसके बाद की है। ठीक है, तो उस केस में मैंने आपको बताया था 10%, तो आप देख सकते हो 1,50,000 का 10%, क्योंकि स्पाउस एलिजिबल हो गया। 1,50,000 का 10% कितना होता है 15,000, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम कितना पे किया था 20, तो 15 तक का ही अलाउ होगा, क्योंकि यहाँ तक ही रेस्ट्रिक्ट किया गया है। ठीक है, तो 15 तक का ही अलाउ होगा। तो इस केस में 60,000 थी और इस केस में आपके ये 15,000 आ रही है। तो 60 के केस में आपको बताया कि प्रीमियम 40 पे किया है तो पूरा अलाउड हो गया, और यहाँ पे जो प्रीमियम है वो ज़्यादा पे किया है तो उसको रोक दिया गया 15,000 तक। सिंपल सा पार्ट। फिर देखिए हैंडीकैप्ड सन के केस में आपको पता है कि चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन यहाँ पे देखिए हैंडीकैप्ड सन है तो आपको पता है कि डिसेबिलिटी का पार्ट आ रहा है। किसका पार्ट आ रहा है, डिसेबिलिटी का पार्ट आ रहा है, तो 10% नहीं लगेगा, 15% का पार्ट अप्लाई होगा। तो 4 लाख का हम क्या देखेंगे 15% निकाल के देखेंगे, निकाल के देखिए 4 लाख का 15% आता है 60, प्रीमियम पेड कितना करा 80, तो आपको पता है कि 60,000 तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और याद रखना 4 लाख का 10% नहीं निकालना हैंडीकैप सन के लिए, क्योंकि ये डिडक्शन वाले पार्ट में आ रहा है 80U। याद रखना किसमें 80U वाले पार्ट में आ रहा है, क्योंकि ये डिसेबल्ड पर्सन है। अगर उसकी लाइफ पे पॉलिसी ले रखी है तो जो सम अश्योर्ड है उसका जो भी प्रीमियम का अमाउंट निकलेगा वो मैक्सिमम 15% निकलेगा। तो 4 लाख का 50% निकालिए 60,000, और प्रीमियम पेड देखिए, अगर आपको पता है कि प्रीमियम पेड ज़्यादा आ रहा है तो जो मैक्सिमम अमाउंट है वो पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा। अगर सीधी सी बात है कि प्रीमियम पेड का पार्ट सिर्फ होता 50,000 तो 50 अलाउ होता, 60 होता तो 60 होता, लेकिन 60 से ज़्यादा है तो वो 60 तक ही रोक दिया जाएगा, क्योंकि 4 लाख का 15% इतना बन रहा है। तो टोटल देखिए कितना हो गया 1,15,000, और आपको पता है कि जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो 1,50,000 तक की है, तो एक तरीके से ये भी चल जाएगी। ठीक, ये भी अलाउ हो जाएगी। फिर आपको बोल रहा है, पर याद रखना कि मैं डिडक्शन 80C पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ पहला पॉइंट नहीं पढ़ रहा, पहला पॉइंट तो मैंने पूरा आपको कवर करा दिया, उसके बाद ये सेकंड पॉइंट भी है, थर्ड भी है, तो एग्रीगेट डिडक्शन है वो 150 की बात कर रहा है, याद रखना। तो उसमें ये सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी का पॉइंट ही नहीं है, ये जो आगे के पॉइंट है ये सारे पॉइंट भी है, कि अगर आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट में अपनी बेटी के नाम पर अकाउंट खोल दिया, या उस बेटी ने खुद ने ही, क्योंकि वो एक असेसी है, उसने खुद ने ही अकाउंट खोल लिया, तो जनरली उस केस में भी डिडक्शन का पार्ट देखा जाएगा। कंट्रीब्यूशन कर दिया कहाँ पर, स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, सुपर एनुएशन फंड में। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कंट्रीब्यूशन टू बी मेड इन अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल, स्पाउस और एनी चिल्ड्रन, कि खुद के अकाउंट में कंट्रीब्यूशन किया है। फिर इसी तरीके से बोल रहा है स्पाउस, जैसे हस्बैंड है तो वाइफ के, और वाइफ है तो हस्बैंड के अकाउंट में,
या किसी भी चिल्ड्रन के अकाउंट में। फिर एनी चिल्ड्रन मतलब खुद के किसी भी चिल्ड्रन के अकाउंट में। फॉर एच यू एफ कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी मेड इन अकाउंट ऑफ एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, फैमिली के किसी भी मेंबर के अकाउंट में कॉन्ट्रीब्यूशन किया है एच यू एफ ने। फिर सब्सक्रिप्शन टू सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड, ठीक है, तो बेटी के नाम पर एक तरीके से सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा दिया, उसमें अमाउंट जमा करवा रहे हैं। आपको शायद इसमें मेरे हिसाब से ईयरली मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि 1 लाख तक ही जमा करा सकते हैं मैक्सिमम, कि आप कभी भी जमा कराओ 2000 4000 5000, लेकिन मैक्सिमम आप शायद 1 लाख ही जमा करा सकते हो। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना कमेंट में, ठीक है। तो गर्ल चाइल्ड या इंडिविजुअल हिमसेल्फ, इंडिविजुअल हिमसेल्फ मतलब सुकन्या समृद्धि में खुद भी जमा करा सकते हैं, लेकिन याद रखना उस केस में वो लड़की ही होनी चाहिए और वो खुद एक असेसी के फॉर्म में हो, इन केस असेसी इज ए गर्ल चाइल्ड। फिर देखिए क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन टू, अगर आपने इनका सब्सक्रिप्शन कर रखा है तब भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन याद रखना रेस्ट्रिक्ट का तो होगी 150 तक, 1,50,000 तक, क्योंकि आपने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पॉइंट पढ़ा, उन सब की डिडक्शन को भी जोड़ा जाएगा। फोर्थ से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन लिया उसकी डिडक्शन को भी जोड़ा जाएगा, और टोटल मिला के वो 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितने भी पॉइंट आगे पढ़ोगे उन सबको जोड़ा जाएगा और टोटल मिला के वो 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए नेशनल सेविंग स्कीम 1992, नेशनल सेविंग स्कीम 1992, 2 बार लिख दिया वैसे तो मैंने, एक ही बार लिखना जरूरी था। फिर देखिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, फिर दे रखा है इसमें 8th और 9th इशू। मेरे हिसाब से तो अब जनरली क्या ये इशू भी नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही आपने इसको सब्सक्राइब कर रखा है तो उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। बॉन्ड इशूड बाय नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, या आपने जनरली नाबार्ड का नाम आपने सुना ही होगा, तो उन्होंने बॉन्ड इशू करे और आपने उनको सब्सक्राइब कर लिया, आपने उनको खरीद लिया। इसी तरीके से आगे क्या दे रखा है, देखिए दे रखा है अप्रूव्ड इक्विटी शेयर्स डिबेंचर्स ऑफ होली पब्लिक कंपनी वेयर सच प्रोसीड्स आर यूटिलाइज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। लॉक इन पीरियड कितना है, 3 साल का। नोटिफाइड यूनिट्स अगर आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं म्यूचुअल फंड के, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम पेंशन फंड सेटअप बाय नेशनल हाउसिंग बैंक। होम लोन अकाउंट स्कीम ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक हैज़ बीन नोटिफाइड। तो जनरली ये एक नोटिफाइड स्कीम है, इसको आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो उस केस में जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट करा है वो भी डिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन वही आपको पता है कि मैक्सिमम 150 टोटल मिला के जितने भी हम कवर कर रहे हैं। एनी सम डिपॉजिटेड इन अकाउंट अंडर द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रूल 2004, 5 ईयर टाइम डिपॉजिट इन एन अकाउंट अंडर द पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट रूल। तो जैसे अगर आपने 4 साल की एफडी करवा दी पोस्ट ऑफिस में तो वो अलाउ नहीं होगी डिडक्शन के फॉर्म में, क्योंकि आपको 5 साल की करवानी पड़ेगी, ठीक है। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया कि आपने अमाउंट डिपॉजिट करा दिया फिर उसको भूल जाओ, क्योंकि आपको पता है कि जो भी उसकी मैच्योरिटी होगी, जैसे 5 साल की तो मिनिमम होनी चाहिए, तो 5 साल या उससे ज़्यादा के टाइम डिपॉजिट हो गए, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए वैसे 5 ईयर टाइम डिपॉजिट ही बोल रखा है, और यहाँ पे जो बोल रखा है कि अगर आपने शेड्यूल्ड बैंक में 5 साल से कम पीरियड के लिए नहीं एफडी करा रखी है, इसका मतलब 5 साल या उससे ज़्यादा पीरियड की एफडी करा रखी है। एफडी रिकरिंग डिपॉजिट तो आपको पता है कि जनरली आप अमाउंट जमा कराते हैं, फिर जैसे ही वो 5 साल 6 साल ये हो गए तो मैच्योरिटी पर आपको क्या होता है, जो भी आपका इंटरेस्ट ये जमा होता है उसके साथ जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है आपको मिल जाता है। तो जनरली वो क्या कहलाता है, टर्म डिपॉजिट कहलाता है। और एक क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट, जो जनरली आपको पता है कि आप सेविंग अकाउंट खोलते हो, करंट अकाउंट खोलते हो, कभी भी बैंक से पैसा निकाल लेते हो, जबकि जो टर्म डिपॉजिट है एक पर्टिकुलर टर्म के लिए होती है, उसमें बीच में आप निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। एक रिकरिंग होती है जिसमें आप क्या करते हो, मंथली मंथली जमा कराते रहते हो, लेकिन जब निकालोगे तो मैच्योरिटी पर ही निकालोगे। और फिक्स में क्या होता है, शुरू में जमा करा दिए फिर उसको भूल जाओ जब तक कि उसकी मैच्योरिटी नहीं होती, वो हो गया फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पे यही बोल रहा है 5 ईयर टाइम डिपॉजिट इन एन अकाउंट अंडर द पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट रूल 1981, टर्म डिपॉजिट फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर विद ए शेड्यूल बैंक। तो अगर आपके क्वेश्चन में आ गया कि 4 ईयर के लिए एफडी करवाई तो बताइए वो अलाउ है या नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, नहीं अलाउ है, क्योंकि मिनिमम 5 ईयर की एफडी होनी चाहिए। फिर देखिए क्या बोल दिया, पेमेंट मेड बाय इंडिविजुअल फॉर नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी ऑन लाइफ ऑफ इंडिविजुअल हिमसेल्फ, स्पाउस, एनी चाइल्ड ऑफ सच इंडिविजुअल। अब देखिए यहाँ पे इंडिविजुअल भी क्या कर रहा है, खुद की लाइफ पे, यानी हस्बैंड हो गया तो वाइफ की लाइफ पे या अपने बच्चों की लाइफ पे डेफर्ड एन्युटी ले रहा है। डेफर्ड एन्युटी का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से कि हर साल आपको एन्युटी का अमाउंट जमा कराना है, यही तो हो गया। डेफर्ड का मतलब क्या हुआ, रोक के रखना, तो आपको एन्युटी का अमाउंट जमा कराना है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही एन्युटी का मैच्योरिटी का टाइम आएगा कि आपने एन्युटी जितनी जमा कराने के लिए बोली थी 10 साल 12 साल, वो आपने जमा करा दी। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आप रिटायर होंगे या पर्टिकुलर एक पीरियड एंड हो जाएगा, उसके बाद हर साल उसका अमाउंट आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं नॉन कम्यूटेबल डेफर्ड एन्युटी,
कि हर साल आपने क्या करा, शुरू में अपनी सेविंग में से तो जमा करा दिया, उसके बाद आपको इनकम मिलती जाएगी। एक पर्टिकुलर पॉइंट बाद आपको उसकी इनकम मिलती जाती है, क्योंकि शुरू में आप क्या करते हो, एन्युटी का पैसा हर साल जमा कराते जाते हो। जैसे उसका टाइम आ जाता है कि आपके सारे जमा हो गए, तो जहाँ पर भी आपने जमा कराए हैं वो पर्टिकुलर आपको क्या देंगे, हर महीने एक पर्टिकुलर इनकम का पार्ट देते रहेंगे। अब आप नहीं होंगे तो क्या होगा, आपके जो भी स्पाउस हो गए, चिल्ड्रन हो गए, उनको ये मिलती रहेगी। फिर देखिए सेवन्थ में क्या बोल रखा है, एनी सम डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर डेफर्ड एन्युटी। इसी तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी में से डेफर्ड एन्युटी में अमाउंट जाता जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे वो रिटायर होता है, उसके बाद उसकी फ्यूचर की सेविंग के लिए, फ्यूचर की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए जनरली एक तरीके से अमाउंट जमा किया जा रहा है कि जैसे वो रिटायर होगा तो आपको पता है कि उसके बाद एन्युटी का जो भी हिस्सा है इनकम का, वो धीरे धीरे करके उसको मिलता जाएगा। तो शुरू में तो क्या हो रहा है, वो सैलरीड पर्सन है, उसकी हिस्से में से काटा जा रहा है और किस में डाला जा रहा है, डेफर्ड एन्युटी में डाला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैक्सिमम सम डिडक्टेड एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज इक्वल टू 20% ऑफ सैलरी। जैसे अभी हमने प्रीमियम का देखा ना, तो उस केस में भी क्या बोल रहे हैं कि हम प्रीमियम जमा कराते जा रहे हैं, लेकिन मिलेगा कब, एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी पर। वैसे ही डेफर्ड एन्युटी हर साल जमा कराते जा रहे हैं, लेकिन मिलेगा कब, एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी होने पर। जैसे यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की रिटायरमेंट हुई, उसके बाद जनरली उसको अमाउंट मिलता जाएगा, लेकिन डिडक्शन उसको कैसे मिल रही है, कि जो सैलरी है उसका 20% डिडक्शन मिल रही है। डेफर्ड एन्युटी शैल बी फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल, स्पाउस और एनी चिल्ड्रन। फिर यहाँ पे देखिए ये तो सबको ही ध्यान है कि जब भी एटीसी की डिडक्शन आती है, एलआईसी का सबको ध्यान रहता है, एन्युटी का सबको ध्यान रहता है, और पर्टिकुलर इसका भी सबको ध्यान रहता है, पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस इन इंडिया फॉर फुल टाइम एजुकेशन मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए ये अलाउ होती है, याद रख लेना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनी सम पेड एज ट्यूशन फीस एक्सक्लूडिंग एनी पेमेंट टू आर डेवलपमेंट फीस और डोनेशन। जनरली इसको नहीं लिया जाएगा कि अगर आपने किसी इंस्टीट्यूशन को, स्कूल को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को डोनेशन के फॉर्म में दिए, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने एडमिशन के फॉर्म में दिए, या उसके बाद आपको पता है कि मंथली फ़ीस देते हो, क्वार्टरली फ़ीस देते हो, सेमेस्टर वाली फ़ीस देते हो, तो जनरली वो अलाउ हो जाएगी, क्योंकि वो ट्यूशन फ़ीस के फॉर्म में है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि एनी सम पेड एज ट्यूशन फीस, अब इसको भूल जाना लाइन को, एट एनी टाइम ऑन एडमिशन और आफ्टरवर्ड टू एनी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया फॉर फुल टाइम एजुकेशन फॉर एनी 2 चिल्ड्रन ऑफ सच इंडिविजुअल। तो ये बोल रहा है कि एडमिशन के टाइम ट्यूशन फीस दी है, या उसके बाद किसको, इन सबको फुल टाइम एजुकेशन के लिए मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए अलाउ है। ठीक, फिर देखिए 9th पॉइंट में क्या बोल रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल हाउसिंग बैंक टर्म डिपॉजिट स्कीम 2008। अब ये सिंपल पार्ट है, बस आपको क्या करना है कि पर्टिकुलर देखना है कि भाई इंश्योरेंस प्लान है किसका है, यूटीआई का है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, एलआईसी के म्यूचुअल फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो देखने से ही पता चल जाते हैं कि ये सिंपल पार्ट है, अगर ये कंट्रीब्यूट किया है तो ये भी डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन इन यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान ऑफ यूटीआई और एलआईसी म्यूचुअल फंड, कंट्रीब्यूशन में बी मेड इन द नेम ऑफ एनी पर्सन मेंशन इन वन अबव। तो वन में क्या मेंशन था, आपको पता है कि इंडिविजुअल के नेम पे, स्पाउस के नेम पे, किसी भी चिल्ड्रन के, चाहे वो मेजर हो, चाहे वो माइनर हो, चाहे वो डिपेंडेंट हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो सिंगल हो। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी और एनी अदर इंश्योरर। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है एलआईसी का कोई अप्रूव्ड एन्युटी प्लान है, ठीक, या और एनी अदर इंश्योरर, उसका कोई कंट्रीब्यूशन हो। नोटिफाइड स्कीम्स क्या दे रखी है, न्यू जीवन धारा 1, न्यू जीवन अक्षय 1 एंड 2, ये नोटिफाइड स्कीम है, इस पे जनरली अप्रूव्ड एन्युटी प्लान इसमें कंट्रीब्यूट किया गया है। फिर दे रखा है सब्सक्रिप्शन टू नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी एंगेज इन प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस इन इंडिया फॉर रेसिडेंशियल पर्पजेज। देखिए तो इसमें जनरली यही बोल रखा है कि ऐसी कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी जो कि किस में एंगेज है, कि कंस्ट्रक्शन के लिए वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराती है पब्लिक को। इसी तरीके से जब भी आपको हाउस परचेज करने इंडिया में रेसिडेंशियल पर्पज के लिए, तो उसके लिए भी आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी। उसमें अगर आपने नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम में सब्सक्रिप्शन कर रखा है, तो यहाँ पे देखिए एक ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसका नाम दे रखा है, जिसका नाम है हुडको, जिसको हम बोलते हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसकी जब आप साइट में जाओगे तो आपको एक तरीके से पता चल जाएगा कि कैसे आप इसका डिपॉजिट स्कीम का फ़ायदा ले सकते हो, और आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, 7.5% भी मिलेगा। अगर आप जनरली 1 to 3 ईयर की डिपॉजिट स्कीम ले लेते हो, उससे ज़्यादा की लेते हो, तो उस हिसाब से 7.25% या समथिंग इसी टाइप की इंटरेस्ट की रेट दे रखी है। तो साइट में जाके देखना, आपको पता चल जाएगा कि
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नाम से क्या एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसकी पब्लिक डिपॉजिट स्कीम चलती है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, उस केस में आपको डिडक्शन मिल जाएगी। फिर देखिए बोल रखा है, लास्ट है ये मेरे हिसाब से पॉइंट, उसके बाद तो पॉइंट टू रिमेंबर ही आ रहे हैं, बेसिक्स हैं। देखिए लास्ट पॉइंट में क्या बोल रखा है, ये बोल रहा है रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस सच पेमेंट में बी मेड टुवर्ड, यहाँ पे यही बोल रहा है कि हाउसिंग लोन जो लिया था उसका रीपेमेंट कर रहे हो तो वो भी डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ है। अच्छी बात है, आपको पता है कि आपने हाउसिंग लोन लिया, उसके बाद जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सच पेमेंट में बी मेड टुवर्ड्स इंस्टॉलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू अंडर एनी सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम और अदर नोटिफाइड स्कीम। जनरली देखिए आपको पता है कि ये पेमेंट बेस्ड डिडक्शन है, तो यहाँ पे जितनी भी आपने डिडक्शन देखी होगी उसमें आपने पेमेंट किया है, तो ये बोल रहा है कि जो भी अमाउंट ड्यू हो गया था उसकी जो भी इंस्टॉलमेंट है आपने पे कर दियो। अब वो किससे रिलेटेड थी, जो आपने हाउसिंग लोन लिया था वो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम से रिलेटेड था, या जो भी नोटिफाइड स्कीम है उसके अकॉर्डिंग आपने हाउसिंग लोन लिया था। फिर दूसरा बोल रखा है इंस्टॉलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी अलॉटेड टू हिम, जो भी उसको हाउस प्रॉपर्टी अलॉट की गई उसकी कॉस्ट से रिलेटेड जो आपने क्या कर रखा है, लोन पे इंस्टॉलमेंट का पे किया है। फिर आपको सी पॉइंट बोल रखा है रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट बोरोड बाय द असेसी फ्रॉम, अब असेसी ने जो अमाउंट बोरो किया था वो किससे बोरो किया था, जिसका वो रीपेमेंट कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, बैंक से, एलआईसी से, नेशनल हाउसिंग बैंक से, तो इन सब से जिनसे भी लोन लिया है अगर उसका रीपेमेंट हो रहा है तो वो भी अलाउ हो जाएगा डिडक्शन के फॉर्म में। सेकंड, इंडियन पब्लिक कंपनी से लोन ले रखा है जो कि क्या कैरी कर रही है, कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ हाउस इन इंडिया फॉर रेजिडेंशियल पर्पजेज। तो जनरली क्या कर रही है, जो पब्लिक कंपनी है जो अभी मैंने बताया था हुडको, वो क्या कर रही है, पब्लिक डिपॉजिट स्कीम के अकॉर्डिंग आपको बोल रही है कि ये डिपॉजिट सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो अगर उसने आपको लोन दे रखा है और आप उसको रीपेमेंट कर रहे हैं तो वो भी जनरली आपको अलाउ हो जाएगा। यानी अगर आपने पब्लिक कंपनी जो कि इस पर्टिकुलर फॉर्म में है, जो कि हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है या हाउस खरीदने के लिए आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है, उनसे आपने लोन ले रखा है और उसको आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। पब्लिक कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज इन फाइनेंसिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, ये भी आ गया। एम्प्लॉयर ऑफ असेसी इफ सच एम्प्लॉयर इज पब्लिक सेक्टर कंपनी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तो यहाँ पे जो लोन दे रखा है वो एम्प्लॉयर ने दे रखा है और असेसी क्या करेगा, उसका रीपेमेंट करेगा उसको, अगर वो एम्प्लॉयर पब्लिक सेक्टर कंपनी है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है। अब देखिए बोल दिया कि जो हाउसिंग लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं उसमें स्टैम्प ड्यूटी भी आ गई, रजिस्ट्रेशन फीस भी आ गई, या अदर एक्सपेंस भी आ गए जो सच हाउस को ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी थे। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि आपने वो हाउस लिया तो उसके लिए आपने स्टैम्प ड्यूटी पे की, रजिस्ट्रेशन फीस पे की, या जो भी लीगल चार्जेस पे किए वो भी अलाउड हो जाएंगे डिडक्शन के फॉर्म में। फिर देखिए यहाँ पे बोल रहा है फॉलोइंग पेमेंट्स आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन, एडमिशन फीस, कॉस्ट ऑफ शेयर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इनिशियल डिपॉजिट, ये कभी भी अलाउड नहीं होता। कॉस्ट ऑफ रिनोवेशन, रिपेयर, अल्ट्रेशन ऑफ द हाउस आफ्टर इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जैसे वो बन चुका है उसके बाद उसके रिनोवेशन का खर्चा, रिपेयर का, अल्ट्रेशन का खर्चा अलाउ नहीं होता। फिर बोल रखा है एनी एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ विद डिडक्शन इज अलाउबल अंडर सेक्शन 24। देखिए अब याद रखना कि जैसे आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक ठीक है, वो जनरली सेक्शन 24 की ही बात करता है। इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी आपने कवर किया था जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन 24A जहाँ तक मुझे ध्यान है और 24B था, ठीक है। तो याद रखना कि ये बोल रहा है एनी एक्सपेंडिचर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच डिडक्शन इज अलाउबल अंडर सेक्शन 24। तो आपको पता है कि 24 के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिल चुकी है, तो ये नहीं कि आप वापस से इधर डिडक्शन लेना चालू कर दे, कहाँ पर, 80C में आपको नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि आपने 24 के अकॉर्डिंग वो डिडक्शन ले ली है, तो अब उस एक्सपेंडिचर की डिडक्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी 80C में, ठीक। फिर देखिए बोल रहा है पॉइंट टू रिमेंबर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C अवेलेबल होती है पेमेंट बेसिस पे। फिर देखिए अभी आपने देखा था NSC 8th इशू 9th इशू, उसका इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल एक्रू होता है। आपको पता है कि एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी हो गई, अब लास्ट ईयर को छोड़ के बोल रहा है कि हर साल उसका इंटरेस्ट एक्रू होता है, तो ये मान लिया जाता है कि वो हर साल री इन्वेस्ट कर दिया गया है। एंड सच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो एंटाइटल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। और जो वो अमाउंट है इंटरेस्ट अक्रू हुआ है जिसको मान लिया गया कि वो री इन्वेस्ट हो गया, उसको भी डिडक्शन के फॉर्म में अलाउ कर दिया जाएगा। फिर तीसरे पॉइंट में क्या दे रखा है, सच पेमेंट, कॉन्ट्रीब्यूशन, डिपॉजिट कैन बी मेड आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम और एग्जेम्प्टेड इनकम। जो भी पेमेंट किया जा रहा है इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, कॉन्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, डिपॉजिट किया जा रहा है, वो या तो टैक्सेबल इनकम में से पेमेंट किया जा सकता है या एग्जेम्प्टेड इनकम में से पे किया जा सकता है।
यानी एक तरीके से आपके बिजनेस का पार्ट ही है, आप जो इनकम कमा रहे हो उसी से रिलेटेड आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मान के चलिए डिपॉजिट कर रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तब जाके ये तो आपको डिडक्शन मिल रही है। यहाँ पे ये बोल रहा है। अब देखिए बोल रहा है कि आपको जैसे लॉक इन पीरियड के लिए बोला गया कि आप इंश्योरेंस करा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हो, मैच्योरिटी तक वेट कर रहे हो, आपको पता है। आपको बोल दिया कि आपको 5 साल तक क्या करना है, हाउस को ट्रांसफ़र नहीं करना। आपने जो लोन लिया है उससे रिलेटेड, तो आपने हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो भी आपको प्रीवियस डिडक्शन मिली थी, जिस साल आपने हाउस को ट्रांसफ़र कर दिया या कंडीशन को अवॉइड कर दिया, ठीक है, कंडीशन को फॉलो नहीं करा, आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको आपने फॉलो नहीं करा, तो उस साल आपके लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। जितना भी आपको प्रीवियस खर्चे अलाउ हुए थे वो वापस से आपके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। यहाँ पे यही बोल रखा है, टर्मिनेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी और यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान और ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और विड्रॉल ऑफ डिपॉजिट। ये बोल रहा है इफ़ इन एनी प्रीवियस ईयर एन असेसी, देखिए इसमें ये बोल रहा है इसके बाद कि इन एनी प्रीवियस ईयर एन असेसी टर्मिनेट्स हिज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बाय नोटिस और वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस हैज सीज्ड बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम एंड द असेसी डज नॉट रिवाइव द कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो इंश्योरेंस टर्मिनेट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, यानी सॉरी, इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हुआ या तो नोटिस से हुआ है, या एक तरीके से इंश्योरेंस का जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो सीज हो गया, किसकी वजह से, प्रीमियम का पेमेंट असेसी ने नहीं करा या असेसी ने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइव नहीं करा। तो इस केस में बोल रहा है कि अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो विद इन 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंश्योरेंस, इन एनी अदर केस बिफोर प्रीमियम हैव बीन पेड फॉर 2 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है और असेसी ने उसको रिवाइव नहीं करा विद इन 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के कमेंसमेंट होने के 2 साल के अंदर, इन एनी अदर केस बिफोर प्रीमियम हैव बीन पेड फॉर 2 ईयर। तो जनरली ये बोल रहा है कि आपको क्या करना है, उसको रिन्यू कर देना है, रिवाइव कर देना है। अगर आप नहीं करते तो नीचे यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि जो टोटल डिडक्शन अलाउड किया गया था पिछले सालों में वो डीम टू बी इनकम माना जाएगा असेसी की पिछले साल। तो इसका मतलब पहले के जितने सालों में भी आपको प्रीमियम के फॉर्म में जो भी डिडक्शन अलाउड किया गया था एटीसी में, वो सारा का सारा पिछले साल आपकी डीम टू बी इनकम मान लिया जाएगा और वो टैक्सेबल होगा उस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर में। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट को रिवाइव नहीं करा, आपने जो भी प्रीमियम पे किया था वो पहले कर लिया था, लेकिन उसके बाद आप प्रीमियम पे नहीं कर रहे। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर आपने वो प्रीमियम पे नहीं करा, एक तरीके से आप अवॉइड करते हो जो भी नोटिस आपको दिया जाता है, तो उस केस में जितना भी आपने पिछली बार आपको डिडक्शन सारी की सारी मिली थी वो पिछले प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगी, इनकम के फॉर्म में मानी जाएगी। टर्मिनेट्स यूलिप बाय नोटिस, यहाँ पे वो यही बोल रखा है, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है उसको टर्मिनेट कर दिया नोटिस के थ्रू। और वेयर इज पार्टिसिपेशन हैज सीज्ड बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम एंड असेसी डज नॉट रिवाइव हिज यूलिप बिफोर पार्टिसिपेशन हैव बीन पेड फॉर 5 ईयर्स। यहाँ पे ये क्या बोल रखा है, देखिए जहाँ पर क्या है कि यूलिप के पार्टिसिपेशन का अमाउंट पे किया है उसके 5 साल के अंदर उसको रिवाइव करना जरूरी है। अगर आपने रिवाइव नहीं करा तो उस केस में भी यहाँ पे यही बोल रखा है कि जो टोटल डिडक्शन अलाउड की गई थी वो डीम टू बी इनकम मानी जाएगी पिछले साल। उसी तरीके से बोल रहा है ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी बिफोर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन्ड बाय हिम। तो ये बोल रहा है वही कि आपको पता है कि हाउस प्रॉपर्टी उसकी पोजीशन ले ली, तो उसके 5 ईयर के यानी उसके एंड होने के फाइनेंशियल के एंड होने के 5 साल के अंदर ही हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी हाउस प्रॉपर्टी आपके पास आ गई थी और आपको पता है कि उसको आपको 5 साल तक होल्ड करके रखना था, लेकिन आपने उसकी एक्सपायरी से पहले ही उसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो उस केस में आपको फर्दर डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। और जो टोटल डिडक्शन पहले अलाउड की गई थी अर्लियर प्रीवियस ईयर में वो डीम टू बी इनकम मानी जाएगी और उस केस में ये टैक्स होगी इन द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू सच प्रीवियस ईयर, तो वो पिछले साल टैक्सेबल हो जाएगी। फिर देखिए इसी तरीके से बोल रखा है जो भी हमने ऊपर पढ़ा था कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो कि 2004 समथिंग अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट डिपॉजिट कराया गया है, तो ये देखो क्या बोल रहा है, इफ द अमाउंट डिपॉजिटेड अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इज विड्रॉन बाय द एसएससी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स डिपॉजिट, वही एक तरीके से एफडीए करवा रखी है, टाइम डिपॉजिट करा रखा है और उसको 5 साल होने से पहले ही निकाल लिया, तो बोल रहा है देन विड्रॉन अमाउंट इज डीम टू बी द इनकम ऑफ एसएससी ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच द अमाउंट इज विड्रॉन। अमाउंट्स ऑफ विड्रॉन इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू सच प्रीवियस ईयर। तो ऊपर की तरह हो जाएगा, एक तो डीम टू इनकम आना जाएगा और उसके बाद उस साल वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब देखिए जो डिडक्शन मिली थी या फर्दर डिडक्शन मिलती है वो भी अलाउड नहीं होगी, सीधी सी बात है, और जो पहले डिडक्शन मिली थी वो डीम टू बी इनकम मान ली जाएगी। वैसे यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इफ इंटरेस्ट रिसीव्ड और विड्रॉन इज टैक्स इन अर्लियर प्रीवियस ईयर इट विल नॉट बी टैक्स अगेन।
ये बोल रहा है कि अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ या इंटरेस्ट विड्रॉन कर दिया गया इज टैक्स्ड इन अर्लियर प्रीवियस ईयर, इट विल नॉट बी टैक्स अगेन, क्योंकि वो पिछले सालों में टैक्स हो चुका था। इफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वाज नॉट टैक्स इन अर्लियर प्रीवियस ईयर, सच इंटरेस्ट वुड बी टैक्स, तो ये टैक्स होगा। अमाउंट रिसीव्ड बाय लीगल हेयर ऑन डेथ ऑफ असेसी नॉट टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ लीगल हेयर। तो देखिए यहाँ पे शुरू के 2 पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर टैक्स लग चुका है तो ठीक है, टैक्स नहीं लगा तो टैक्स लगाना पड़ेगा, लेकिन असेसी की डेथ होने पर उसके लीगल हेयर उत्तराधिकारी को जो अमाउंट मिला है उस केस में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक, फिर आपको सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है मिस्टर ए एजेड अबाउट 61 ईयर्स हैज़ अर्नड ए लॉटरी इनकम ऑफ 120। अब देखिए आपको पता है कि लॉटरी इनकम कैजुअल इनकम कहलाती है, याद रखना। ठीक है, और जब हम ग्रॉस टोटल इनकम की बात कर रहे हैं उसमें डिडक्शन की बात करते हैं माइनस, कि अंडर चैप्टर 6A की डिडक्शन मिल जाए तो उस केस में हम कैजुअल इनकम का पार्ट नहीं लेते हैं ग्रॉस टोटल इनकम में, याद रखना। तो जो एक कैजुअल इनकम है वो ग्रॉस टोटल इनकम में नहीं आएगी। ठीक है, अब एक बार मैं ये हटा देता हूँ। अब ठीक है, अब पढ़ के देखिए क्या बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर 1920 के दौरान जो लॉटरी इनकम हुई वो 120 की हुई। ही ऑल्सो हैज़ इंटरेस्ट ऑन एफडी ऑफ ₹30,000। सीधी सी बात है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात है एक तरीके से। ही इन्वेस्टेड ₹10,000 इन पीपीएफ एंड 24,000 इन एनएससी। तो आपको पता है कि दोनों ही डिडक्शन एटीसी के लिए एलिजिबल है, तो टोटल मिला के जो डिडक्शन है वो 34 है। लेकिन देखिए अब ग्रॉस टोटल इनकम उसकी कितनी हो गई 120 और 30 की, टोटल मिला के कितनी हो गई 150 की। अब आप बोलोगे यार डिडक्शन तो क्या है, मैक्सिमम 150 की अलाउ है, जो कि हमें पता है कि अमाउंट पेड यानी जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है या 150 और 150 विच इज़ लोअर, तो 34 अलाउ है। लेकिन मैं बोलूँगा कि सिर्फ 30 ही अलाउ होगी, क्यों? क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम में कैजुअल इनकम को नहीं लिया जाएगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को ही लिया जाएगा। तो अगर ग्रॉस टोटल इनकम के पार्ट में सिर्फ 30 को ही अगर लिया जा रहा है, क्योंकि कैजुअल इनकम को हटा देते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हटा देते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटा देते हैं, तो सिर्फ 30 पार्टी लोगे, तो डिडक्शन भी जितनी ग्रॉस टोटल इनकम है उतने तक ही अलाउड की जाएगी। हाँ, मैक्सिमम डिडक्शन 150 है, लेकिन जब ग्रॉस टोटल इनकम ही 30 है तो डिडक्शन भी 30 ही अलाउ की जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज़ द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 2021। तो मैं क्या बोलूँगा कि जो टोटल इनकम है वो 120 है। क्यों? क्योंकि 30 से 30 गया, बाकी नील बचा पार्ट। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, देखिए पढ़ के, कि इंटरेस्ट ऑन एफडी है 30, फिर लॉटरी इनकम है 120, टोटल मिला के ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 150। अब डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक तो पीपीएफ की मिल जाएगी, नेशनल सेविंग की मिल जाएगी 34, लेकिन यहाँ पे देखिए एटीसी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया 30 तक। क्यों? क्योंकि 150 में 120 के पार्ट को नहीं लिया जाएगा और डिडक्शन ओनली आपको 30 तक ही मिलेगी। तो इसका मतलब बाकी जो टोटल इनकम है, क्योंकि 30 में से 30 गए तो नील, आपको पता है, तो बाकी जो बची वो सिर्फ किसकी बची, कैजुअल इनकम की ही बची। तो यहाँ पे यही दे रखा है, इवन दो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट इज 34, हाउअर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज नॉट अवेलेबल अगेंस्ट कैजुअल इनकम, देयरफॉर मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज इक्वल टू 150 माइनस 120 दैट इज 30,000। ठीक है, तो इस केस में देखिए आप बोल सकते हो कि 150 में से जो 120 गए जो कि किसके फॉर्म में थे, कैजुअल इनकम के फॉर्म में थे, तो मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन ओनली 30,000 की ही मिलेगी, जो कि नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन एफडी से रिलेटेड है। तो यहाँ तक की आपको डिडक्शन मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। ठीक, फिर देखिए क्वेश्चन थर्ड दे रखा है, ये पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है। देखिए इसमें जनरली बोल रखा है मिस्टर भारत फर्निशेज यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ही हैज़ मेड द इन्वेस्टमेंट एज गिवन बिलो, फिक्स डिपॉजिट विद स्टेट बैंक फॉर 2 years ₹5,000। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने बताया था, जो सीनियर सिटीजन वाले पार्ट में साथ में बताया था कि एफडी करवाई। अब देखिए एफडी करवाई यानी टाइम डिपॉजिट कराया स्टेट बैंक के साथ, ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक ही हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 year आ गया, जबकि एटलीस्ट 5 year के लिए होनी चाहिए, तो ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पे बोल रखा है नील, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। फिर देखिए बोल रहा है इन्वेस्टमेंट इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ₹7,000, तो आप देख सकते हैं ये मिल रही है, एक एक करके मैं ऊपर करते जा रहा हूँ, आपको पता चलता जाएगा। फिर डिपॉजिट इन पीपीएफ फंड अकाउंट इन द नेम ऑफ माइनर सन 8,000, तो ये भी जनरली मिलेगी। आप चाहे तो क्या कर सकते हो, जब पर्टिकुलर ऊपर के पॉइंट कवर करोगे, जो कि मैंने आपको ये पूरे पॉइंट कवर कराए, तो उसमें मैंने पीपीएफ इसके पॉइंट भी कवर कराए थे, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ये रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल स्पाउस एनी चिल्ड्रन, तो उसमें कोई सा भी चिल्ड्रन आ सकता है, माइनर, मेजर, मैरिड, सिंगल, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। तो ऊपर के पॉइंट कवर कीजिए, आपको आराम से समझ में आएंगे।
तो देखिए मैं अब एक एक करके तो आपको ऊपर नहीं बता सकता, लेकिन अब शॉर्ट में बताते जाऊंगा। LIC प्रीमियम ऑफ मेजर मैरिड इंडिपेंडेंट डॉटर ऑन 15/9/2019। अब देखिए आपको बताएं कि 1 अप्रैल, क्योंकि वैसे भी क्या है, देखिए डिपेंडेंट तो है, वो डिसेबल्ड तो है नहीं, इंडिपेंडेंट ही है। और आपको पता है कि चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, मैं डिसेबल्ड की बात कर रहा था यार ना, तो डिसेबल्ड नहीं है, तो उस केस में आपको पता है कि 10% का पार्टी आएगा 1 अप्रैल 2012 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2012 या उसके बाद। तो आपको पता है कि जो सम अश्योर्ड है उसका कितना परसेंट पार्ट आएगा, 10%। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1 लाख का 10% 10,000, और कितनी प्रीमियम पे करा है 9,000, तो अलाउ हो गया, मैक्सिमम इतनी मिलेगी। फिर LIC प्रीमियम ऑफ मेजर मैरिड इंडिपेंडेंट सन, ये भी 1 अप्रैल 2012 है उसके बाद है, तो 20,000 का 10%, जबकि यहाँ पे 5,000 है, तो हम क्या बोलेंगे 20,000 का 10% 2,000। तो आप देख सकते हो, एक बार ऊपर कर लेता हूँ, देखिए दिख गया। फिर देखिए बोल रहा है इन्वेस्टमेंट इन होम लोन अकाउंट स्कीम ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक ₹15,000, इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम पास सेविंग, ये बोल रहा है। तो वो किससे भी कर रखी हो आपने पास सेविंग, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेशनल हाउसिंग बैंक में आपने क्या कर रखा है, उसकी होम लोन अकाउंट स्कीम है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो 15,000। ठीक है, बिल्कुल ये भी हमने कवर किया। वैसे अगर आपने म्यूचुअल फंड की यूनिट में इन्वेस्टमेंट किया है जो कि 1023D के अकॉर्डिंग है, 25,000। ठीक, तो ये भी चाहे आप टैक्सेबल इनकम से करो चाहे एग्जाम्प्ट इनकम से करो, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। फिर देखिए इक्विटी शेयर जो आपने इन्वेस्टमेंट करा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के 35, तो ये भी आपको मिल जाएगी, ये भी बता रखा था। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस ऑफ हिज सन, अपने बेटी की ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं, लेकिन वो किसको कर रहे हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर को, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज या गवर्नमेंट के रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन को नहीं कर रहे हैं, वो प्राइवेट कोचिंग सेंटर को कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में ये अलाउ नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए नील, क्योंकि किसको पे किया है, प्राइवेट कोचिंग सेंटर को। अब देखिए टोटल डिडक्शन जो हो गई वो कितनी हो गई, आप देख सकते हो 1,07,000, और मैं क्या बोलूँगा कि मैक्सिमम डिडक्शन 150 है जो कि अलाउड हो जाएगी। ठीक, अब अगली वीडियो में कवर करेंगे 80CCC, और इसके बाद आएगा आपका 80CCD, और टोटल मिला के कितनी डिडक्शन अवेलेबल हो जाती है उसको भी कवर करेंगे, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि ओवरऑल लिमिट जो होती है वो 1,50,000 की होती है। ठीक है, 80C की तो हमने 150 कवर की, लेकिन उसके बाद 80CCC और 80CCD जो आप कवर करोगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या कन्फ्यूज़न है और कैसे कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए। तो आई होप अभी तक का जो पार्ट था वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।